गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने इंडिया ट्रैवल किया था और उस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टिप्स आपके साथ शेयर की थी जो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कनाडा टू इंडिया ट्रैवल करने के लिए। और अगर आप लोगों में से किसी का भी इंडिया ट्रैवल करने का प्लान है रिसेंटली, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा उस वीडियो का लिंक। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी कि मैंने कनाडा टू इंडिया और इंडिया टू कनाडा किस एयरलाइन से ट्रैवल किया था और मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा। कोविड की सिचुएशन को देखते हुए मैंने डायरेक्ट फ्लाइट को प्रेफर किया था और मैं ऑब्वियसली बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे लगा डायरेक्ट फ्लाइट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो मैंने एयर इंडिया से ट्रैवल किया था। मैंने आज तक ना बहुत सारे इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रैवल किया है और इस वीडियो में मैं कोई एयरलाइंस को कंपेयर नहीं करने वाली हूँ। मैंने जस्ट एयर इंडिया से ट्रैवल किया था और मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल था एयर इंडिया के साथ। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं जस्ट वो आपके साथ शेयर करूंगी। एंड ओनली रीजन मेरा ये है आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने का, इन केस अगर आप लोग इंडिया ट्रैवल करने का प्लान कर ही चुके हैं और वो भी एयर इंडिया के थ्रू, तो एटलीस्ट आप अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं कनाडा टू इंडिया ट्रैवल को लेके जो मेरा एयर इंडिया के साथ एक्सपीरियंस रहा। तो टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई एयर इंडिया के मैनेजमेंट को लेके। बट जब मैंने फ्लाइट में एंटर किया मुझे ऐसा लगा कि रियली ये इंटरनेशनल फ्लाइट है। सीरियसली सीट्स इतनी ज्यादा गंदी थी। जो हमारी एक सीट के सामने जो फुट ट्रे थी ना, उसमें तो लिपस्टिक वगैरह के ना दाग भी लगे हुए थे। बहुत सारे स्ट्रेन्स थे सीट पे, लाइक इट वाज वेरी डर्टी। और स्पेशली कोविड की सिचुएशन में जब ट्रैवल करो तो और दिमाग वैसे 50 चीजों को सोच रहा होता है। हाइजीन के बारे में ओवर प्रोटेक्टिव होता है। फॉरगेट अबाउट कोविड से रिलेटेड हाइजीन, वहां तो बेसिक हाइजीन भी नहीं था। इवन दो सीट्स वर सो अनकंफर्टेबल, 15 घंटे काटना मुश्किल हो गया था मेरे और मेरे बच्चों के लिए। रिक्लाइनर भी ढंग से काम नहीं कर रहे थे और ऊपर से जले पे नमक छिड़कने वाला काम किया था। एंटरटेनमेंट सिस्टम वाज नॉट वर्किंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ ही प्रॉब्लम था, कितने सारे लोगों का वो सिस्टम ही काम नहीं कर रहा था। आप सोचो 15 घंटे उस गंदी सी सीट पे, अनकंफर्टेबल सीट पे, विदाउट अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए किसी मूवी में किसी चीज में हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा था। इतना इरिटेशन हो रहा था, कितनी मुश्किल से हम लोगों ने वो 15 घंटे काटे ना, हम ही जानते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि हाँ हमें एयर इंडिया से सस्ती टिकट मिल रही थी तो हमने सोचा ठीक है ना, कम पैसे में जैसा भी ट्रैवल होगा हम लोग कर लेंगे। मैंने $6,000 से ज्यादा पे किया था 3 जनों की टिकट के लिए। और स्पेशली जो लोग बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे, हमारे पास 3 सीट्स थी, उसमें से सिर्फ एक ही सिस्टम काम कर रहा था। और मेरे दोनों बच्चे, मतलब मेरे बेटे ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया था कि मामा मैं क्या करूं, मैं बोर हो रहा हूँ, मामा मैं क्या करूं, मैं क्या उसको करती मैं। और एक सिस्टम हमारा काम कर रहा था, उसी को मैं जस्ट टर्न बाय टर्न अपने बच्चों को दे रही थी यूज करने के लिए। वो सिस्टम भी इतना रिस्पॉन्सिव नहीं था, इतना धीरे चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मुगलों के जमाने का सिस्टम है। शायद तब भी उससे अच्छे सिस्टम होते। इतना गंदा वो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। अभी तो इतना दिन हो गया मुझे ट्रैवल किए हुए, तो शायद मैं आपको इजीली बता रही हूँ। अगर ट्रैवल के इमीडिएट बाद में वीडियो बनाती तो आपको मेरे चेहरे पे दिखता कि मैं कितनी फ्रस्ट्रेट थी उस टाइम पे। मेरा स्टाफ के साथ भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। सम ऑफ देम, आई विल नॉट से ऑल, सम ऑफ देम वर वेरी रूड, नॉट सपोर्टिव। ठीक है, मुझे पता है कि ऑब्वियसली वो सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट वो प्यार से इजीली बात तो कर सकते हैं ना। बट लाइक आई डिड नॉट हैव द नाइस एक्सपीरियंस विद देम ऑल्सो। मील्स वगैरह भी उन्होंने टाइम पे सर्व नहीं किया था। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एवरी मील वाज सर्व लेट, बट हाँ उसमें शायद जाते वक्त भी एक मील लेट सर्व किया था और आते वक्त भी मील लेट सर्व किया था। आई अंडरस्टैंड कभी कभी लेट हो जाता है, पूरा सिस्टम को अरेंज करने में कई बार आगे पीछे हो जाता है। बट हमेशा जब भी मैंने ट्रैवल किया और कई बार आगे पीछे अगर हुआ है, जो स्टाफ होता है थोड़ा सपोर्टिव होता है, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके साथ बच्चे होते हैं। स्टाफ लोग नॉर्मली कई बार स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ थोड़ा सा लेट होगा, अगर बच्चे आपके भूखे तो आप ये थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह ले लीजिए। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उनके पास इतना ज्यादा स्नैक्स के ऑप्शंस थे। मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन भी किया था उन लोगों को कि आपके पास इतना स्नैक्स है, आप बच्चों के लिए सिर्फ पीनट्स दे रहे हो, कुछ और दे दो, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं ये पीनट्स। तो उन्होंने उसमें क्या मुझे रिप्लाई किया कि ये जितना भी स्नैक्स है वो स्टाफ के लिए, सॉरी सिर्फ आप लोगों के लिए ये पीनट्स ही, आई कैन नॉट गिव एनी अदर स्नैक्स। फाइनली किसी तरीके से 15 घंटे काटे और इंडिया पहुंचे। बस ऐसा लग रहा था कि बस, लेकिन दिमाग में ये घूम रहा था कि वापस भी इसी से ही जाना है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। ऑलरेडी हम अप एंड डाउन की टिकट्स करा चुके थे। तो आते वक्त का तो मेरा और भी पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है। वहां तो दिल्ली के एयरपोर्ट से स्ट्रगल शुरू हो गया था। मैं रिस्क नहीं लेते हुए ना आराम से ना 5 घंटे पहले पहुंच गई थी दिल्ली एयरपोर्ट, अपने जो डिपार्चर टाइम था। बट एयर इंडिया का इतना पैथेटिक मैनेजमेंट था, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे 2.5 घंटे से ज्यादा
लगा सिर्फ बोर्डिंग पास लेने के लिए। मैं 2.5 घंटा एयर इंडिया की लाइन में ही लगी रही। इतना स्लो प्रोसेस था, प्लस एक ही लाइन में डोमेस्टिक पैसेंजर भी थे, इंटरनेशनल पैसेंजर भी थे। तो ऑब्वियसली दोनों पैसेंजर को एक ही लाइन में अगर आप हैंडल करोगे, और इतना ज्यादा रश था। ठीक है, अगर रश कम भी होता है तो चलो ठीक है, मैनेज हो जाता है, बट इतना ज्यादा रश था, इंटरनेशनल डोमेस्टिक सारे के सारे एक ही लाइन में लगे थे। उसके बाद सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन में तो टाइम नॉर्मली भी लगता ही लगता है। भागते भागते किसी तरह हम लोग गेट पे पहुंचे कि हाँ बोर्डिंग स्टार्ट हो गई होगी, और वहां जाके झटका क्या लगता है कि कोई भी स्टाफ नहीं था गेट पे एयर इंडिया का। हम सोच रहे थे कि पता नहीं हम लोग गलत गेट पे तो नहीं आ गए हैं। कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं था, और सिर्फ 40 मिनट बचा हुआ था फ्लाइट के डिपार्चर के लिए, और अब सोच रहे थे कि कोई स्टाफ अभी तक बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट किया नहीं है। एवरी पैसेंजर वाज कंफ्यूज कि हो क्या रहा है। हम सब लोग इधर से उधर ढूंढ रहे थे कि कोई तो एयर इंडिया का स्टाफ दिख जाए, कि हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। 2-3 गेट को छोड़ के हम लोग थोड़े आगे वाले गेट पे गए, हमें एयर इंडिया का स्टाफ दिखा, और वहां जाके उस एयर इंडिया स्टाफ वाले ने हमको इन्फॉर्म किया कि हमारी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है, और वो अब 13 घंटे के बाद फ्लाइट है। सीरियसली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई अनाउंसमेंट नहीं थी। इतना परेशान हो चुके थे, और उस टाइम तक ना ओमिक्रॉन की न्यूज भी मार्केट में आने लगी थी कि ये एक नया वायरस आया। सब लोगों, सारे पैसेंजर इतने परेशान थे, सबका दिमाग अलग तरीके से दौड़ रहा था। डिले तो छोड़ो, सबके दिमाग में ये था 13 घंटे लेट है, कनाडा वाले हमारा RT-PCR टेस्ट एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जो अराइव कनाडा ऐप है वो भी हम लोग फिलअप करके स्टार्ट कर चुके हैं, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे थे। सारे पैसेंजर्स अपने अपने तरीके से सोच रहे थे, अगर कनाडा ने फ्लाइट्स बैन कर दी इंडिया को लेके, क्योंकि नया नया वायरस आया था, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, बट कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाला बंदा नहीं था। वहां पे सारी की सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। और जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने अनाउंसमेंट भी नहीं किया, हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो आप उनका आंसर सुनोगे। उनका आंसर ये था, फ्लाइट कैंसिल हो गई तो एयरपोर्ट जो स्टाफ है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उन लोगों ने जो गेट नंबर है वो किसी और एयरलाइन को असाइन कर दिया है। तो हमारे पास टेबल नहीं था, हमारे पास माइक नहीं था। लाइक सीरियसली, मतलब उन्होंने ये सिली सा रीजन दिया, हमारे पास सोर्स नहीं था कि आपको हम कैसे अनाउंस करते। लेकिन इतना गुस्सा आ रहा था। एक तो हम लोग वैसे ही परेशान थे, थके हुए थे, मिडनाइट का टाइम था, और वो लोग हमको ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे थे। उनकी बात तो ये कि हम लोग तो चलो कुछ लोग जो थे जा जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे कि हो क्या रहा है, बट जो मेन गेट था, जो हमारे बोर्डिंग पास में गेट दिया गया था, वहां पे बड़े बूढ़े कितने लोग सिर्फ बैठे हुए थे, व्हील चेयर पे बैठे हुए थे। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि अब बोर्डिंग स्टार्ट होगा, अब बोर्डिंग स्टार्ट होगा। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर हम ही कुछ पैसेंजर ने जाके वहां पे बोला कि फ्लाइट ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। एयर इंडिया वालों को बोला कम से कम वहां जाके फिजिकली जाके तो अनाउंस कर दो कि सब लोगों को पता तो चले कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। वहां पे लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो लोग जस्ट एक ही बात बोले जा रहे थे, थोड़ा सा हमको टाइम दो, हम लोग आपको अपडेट करेंगे, आपको अपडेट करेंगे। आई अंडरस्टैंड, अपडेट करेंगे, लेकिन जब हम लोग उनके पास गए पूछने के लिए, तब उन्होंने हमको बताया, हमको कोई अनाउंसमेंट नहीं थी। तो सब लोग ऑलरेडी चिढ़ चुके थे एयर इंडिया से। मेनली पता है डिले का इशू तो था ही था, चल ठीक है डिले हो गया, हम लोग को अपडेट नहीं किया, वो तो एक साइड बाय साइड था। मेन टेंशन था कोविड के रूल्स एंड रेगुलेशन का। सब लोग उस चीज को लेके ज्यादा परेशान हो रहे थे। फिर उन्होंने 4 से 5 घंटे के बाद आके अपडेट किया, वो भी माइक पे अनाउंसमेंट नहीं थी। एक बंदा आके बोला जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई थी, दैट्स इट, कोई माइक पे अनाउंसमेंट नहीं थी। कि बोला कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि कनाडा वाले आपका RT-PCR और अराइव कैन एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन स्टे इन द एयरपोर्ट। आपको हम लोग होटल में भेजेंगे, उससे पहले आपको सारा प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ेगा, मतलब सारा कैंसिल कराना पड़ेगा। बोर्डिंग पास, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक। हम लोग सारे, इतने सारे पैसेंजर्स, बड़े बूढ़े बच्चे, सब लोग एक लाइन में लग के, जैसे स्कूल के बच्चे नहीं जाते एक लाइन में टीचर को फॉलो करते करते, पूरा फॉलो करते करते हम लोग पूरे एयरपोर्ट की परिक्रमा लगा रहे थे। पहले इमिग्रेशन कैंसिल कराया, फिर सिक्योरिटी चेक कैंसिल कराया, फिर बोर्डिंग पास कैंसिल कराया। इतना ज्यादा हैरेसमेंट था, पूरे हैंड बैग्स को ले लेके घूमना विदाउट ट्रॉली। सबसे बड़ी बात कि जो होटल था वो एयरपोर्ट के पास नहीं था, वो था कैनॉट प्लेस में। मुझे उतना एग्जैक्टली तो याद नहीं, आई थिंक 1 से 1.5 घंटा लगा था हमको होटल पहुंचने के लिए। हम सुबह के आई थिंक 8 से 9 के बीच में हम लोग होटल पहुंचे थे, और ऑब्वियसली वहां पे प्रोसेस में तो थोड़ा सा टाइम लगना ही था, इतनी भीड़ थी। तो स्लोली रूम्स मिलते मिलते उसमें भी टाइम लगा, बट फाइनली होटल को देख के थोड़ा सा अच्छा लगा। होटल वाज
हम लोग शायद 2 से ढाई घंटा ही सिर्फ होटल में रहे थे। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों एयर इंडिया वालों ने भेजा था सिर्फ तमाशा करने के लिए। जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं पता, लेकिन एज ए पैसेंजर तो मुझे वो तमाशा ही लगेगा। 2 से ढाई घंटे के लिए उन्होंने पता नहीं इतना हैरास करके 1.5 घंटे का ट्रैवल हमसे क्यों करवाए होटल के लिए, हमें नहीं पता। पर ठीक है, वट। लेकिन हाँ, वहां पे जो फूड था वो बहुत अच्छा था। ढाई घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का अरेंजमेंट किया हुआ था। स्टाफ वाज वेरी गुड। किया। हम लोगों को 11 बजे वापस हमारी बस आ चुकी थी, क्योंकि हमारी शाम के 5 बजे की फ्लाइट थी। उस बस ने हमको टर्मिनल 3 पे ड्रॉप किया। इसके बाद वहां पे कोई एयर इंडिया का कोई स्टाफ नहीं था, कुछ नहीं था। हमको एज यूजुअल नॉर्मल प्रोसेस करना था, ताकि एयर इंडिया के काउंटर पे बोर्डिंग पास लेना था, वही लाइन को स्ट्रगल करना था, फिर वही सेम सिक्योरिटी चेक, वही सेम इमिग्रेशन प्रोसेस। फाइनली हम लोग गेट पे पहुंचे और फिर फ्लाइट के अंदर जाके क्या होना है वो तो ऑलरेडी पता था। आते वक्त हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर ही चुके थे, तो कुछ ज्यादा होप नहीं थी। एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम जाते वक्त भी था। भगवान का नाम लेके किसी भी तरीके से 15 घंटे काटे, लगा बस घर पहुंच जाऊं। फाइनली रीच्ड कनाडा, और कनाडा एयरपोर्ट पे तो द प्रोसेस वाज ऑसम, एवरीथिंग वाज सो स्मूथ। पर सच्ची बताऊं, उस टाइम पे ये भी सोच रही थी कि ठीक है, सिस्टम है, कई बार ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं। द प्रॉब्लम वाज हाउ दे वर मैनेजिंग, दैट वाज द मेन इशू। आई नो किस सिचुएशन में किस टाइम पे किसकी जरूरत कब पड़ जाए नहीं पता होता। पर सच्ची बताऊं, इस एक्सपीरियंस के बाद ये डायलॉग तो मैं जरूर मारना चाहूंगी कि एयर इंडिया ना फ्री में भी टिकट देगा ना, मैं तब भी नहीं जाऊंगी एयर इंडिया से। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी का अच्छा तो किसी का बुरा। बट मेरा तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा एयर इंडिया के साथ, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। बट एटलीस्ट आपको मेरे एक्सपीरियंस से ये तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आप एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।